मुझे लगता भी नहीं इसे की आवश्यकता। अमृतादि केवल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यशस्वी औषधि नीदे देशपांडे का पाठ है, उनका पाठ है। फिर पंचसकार चूर्ण जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इनकी हरित की है, सेंधव है, सोनाम की है, शुंठ है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने कहा ये दीपन पाचन और अनुलोमन ये सब कार्य करता है पंचसकार। फिर मधुमेह अगर रहेगा तो मधुमेहारी चूर्ण यशस्वी औषधि नीदे देशपांडे में आया हुआ है उनके बुक में, तो इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। मलावरोध, नेत्र रोग और मेदो वृद्धि ऐसा अगर कंडीशन है तो उसमें वरादी चूर्ण जो है त्रिफला, दालचीनी और यष्टि का कॉम्बिनेशन है। त्रिफला और ज्येष्ठमध एक एक भाग है और दालचीनी जो है मतलब त्वक जो है वो 1/8 भाग है। फिर मलावरोध और मेदो वृद्धि ऐसी जब कंडीशन हो और वात कफक न कार्य अपेक्षित हो तब आरोग्य वर्धनी का इस्तेमाल करना। फिर मलावरोध, मेदो वृद्धि, वीर्य, मूत्र, आर्तव दोष, वात विकार, वात रक्त, मेदो वृद्धि, मेह, पांडु, कुष्ठ, अर्श, भगंदर, उदावर्त, गुल्म, उदर, मूषक विष, ऐसे काफी सारा फलश्रुति जो है इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स है तो ड्रग ऑफ चॉइस जो है अपना वो रहेगा सल्फर। ऊपर का बताता हूँ पहले। मलावरोध, मेदोवृद्धि, वीर्य, मूत्र और आर्तव दोष अगर रहेगा तो ड्रग ऑफ चॉइस अपना चंद्र प्रभा रहेगा। और वात विकार, वात रक्त, मेदोवृद्धि, मेह, पांडु, कुष्ठ, अर्श, भगंदर, उदावर्त, गुल्म, उदर, मूषक विष, इनमें से कुछ कंडीशन अगर रहेगी तो ड्रग ऑफ चॉइस अपना रहेगा योगराज कुगुल। योगराज कुगुल भी त्रिदोषक द्रव्य है, कल्प है। फिर शिरशूल, ऊर्ध्वजत्रुगत रोग अगर ये कंडीशन में से कुछ भी रहेगी तो पथ्यादिक वात रहेगा ड्रग ऑफ चॉइस। और हाइपरटेंशन इंड्यूस जब हेडेक रहता है तो उसमें भी पथ्यादिक वात रहता है ड्रग ऑफ चॉइस। इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। फिर शोथ, पांडु, श्वास, उदर, कार्डियोमेगाली या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ये जो है ये कंडीशन में हमें पुनर्नवादिक वात है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और हाइपरटेंशन के साथ कुष्ठ और वातरक्त हो या कुष्ठ वातरक्त की वजह से आगे जाके हाइपरटेंशन डेवलप हुआ हो तो भी लघु मंजिष्ठादि कषाय जो है इसका इस्तेमाल करना। उन्माद, अपस्मार, पीआईएच, एक्लैम्शिया ये अगर कंडीशन है तो इसमें ब्राह्मी कृत ड्रग ऑफ चॉइस होता है। फिर काकमाची अर्क, गोरखमुंडी अर्क, पिंपलमुर अर्क, महामंजिष्ठादि अर्क ये जो है इनका भी कुछ रोल होता है। गोरखमुंडी खासकर जब त्वचा विकार हो, रक्त दोष हो और उसके साथ अगर हाइपरटेंशन हो तो उसमें गोरखमुंडी अच्छी तरह से काम करती है। गोरखमुंडी के बारे में एक चीज जो मुझे अपीलिंग लगती है या मैं जो सोच से वो इस्तेमाल करता हूँ वो ये है कि गोरखमुंडी ये जो द्रव्य है वो मेद कम करता है लेकिन मुष्य भी है और वो मेद कम करते वक्त वो मांसक क्षय नहीं करता है। ऐसा गोरखमुंडी ऐसे काम करती है, ऐसा मेरा एनालिसिस है गोरखमुंडी के बारे। फिर पिंपलमूल अर्क जो है वो मेदोहर है, वातग्न है, तो और ये वात कफक है उसकी अवस्था यूज कर उस अवस्था में पिंपलमूल अर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर महामंजिष्ठादि अर्क जैसे मैंने कहा है जब पित्त का अनुबंध हो, रक्त दृष्टि हो या फिर त्रिदोषग्न अवस्था है तब हमें त्रिदोषग्न अवस्था युक्त अगर मेदो रोग है तो तब महामंजिष्ठादि अर्क ये ड्रग चॉइस रहता है। ठीक है, 15 minutes we have for Q&A session. पांचभौतिक चिकित्सा में जो दुरालभादि कष्ट है वो फिर मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा और अगले लेक्चर में मैं
कुछ केस जो है केस डिस्कशन भी कुछ करूँगा, कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा जिनमें मैंने काफ़ी सिंपल मेडिसिन और वो भी वनस्पति दवाइयों से रिजल्ट दिया उसके बाद। ठीक है, तो मैं भी मेरी स्क्रीन जो है वो शेयरिंग बंद करता हूँ। Q&A सेशन शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछिए। आयुर्वेदिक जो है वो एस्पेक्ट बताऊंगा, एलोपैथी का ज़्यादा विवरण मैं नहीं कर सकता इस मास्टर क्लास में, जैसे मैंने पहले भी कहा। ये एक्चुअली हाइपरटेंशन टॉपिक काफ़ी वास्ट है, इसमें और भी पार्ट्स बन सकते हैं। अगर मॉडर्न सब इन्वॉल्व करूंगा तो देखेंगे आगे चल। पूछिए, कुछ सवाल रहेंगे तो। रक्त मोक्षण का क्वांटिटी कितना करना चाहिए? रक्तमोक्षण जो है वो 60 सीसी तक कर सकते हैं, और रक्तमोक्षण स्टैट भी हम कर सकते हैं। उसके लिए खाली रक्तमोक्षण के लिए जो अनार्ह अवस्था है वो नहीं होनी चाहिए, मतलब वीकनेस नहीं होना चाहिए या अल्प सफोकेशन नहीं होना चाहिए। और पित्त दुष्टि और रक्त दुष्टि ये अगर हेतु के तौर पर भी उनमें हो तो रक्तमोक्षण इंडिकेटेड रहता है। और रुग्ण का बल भी देखना चाहिए, सत्व भी देखना चाहिए। और रक्तमोक्षण से पहले 3 दिन अगर पॉसिबल है तो आप स्नेहपान ले सकते हैं, कुछ मतलब ह्रस्व मात्रा में भी ले सकते हैं या खाने के साथ भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप रक्तमोक्षण कर सकते हैं, या जब स्टार्ट करना हो तो घी लेके या शक्कर लेके या दूध लेके उसके बाद भी आप रक्तमोक्षण करा सकते हैं। और रक्तमोक्षण के बाद भी आपको घी या शक्कर या दूध ये देना है। 3 दिन तक आपको खाने में ये देना है स्नेहपान के तौर पर, क्योंकि रक्तमोक्षण के बाद वापिस वात वृद्धि ना हो। ठीक। ओके सर, थैंक यू। अनदर वन क्वेश्चन सर, ब्लड डोनेशन से हाइपरटेंशन प्रिवेंटिव हो सकता है क्या? हो सकता है, वो रक्तमोक्षण ही है एक तरीके का। रक्तमोक्षण जो है वो जैसे सीरिंज से हम रक्तमोक्षण भी कर सकते हैं। तो सीरिंज से जब हम रक्तमोक्षण करते हैं तो वही काम होता है जो ब्लड डोनेशन में होता है। और जो स्काल्प वेन से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप जो रक्तमोक्षण होता है वो मेरे ख्याल से या मेरे अनुभव से वो मतलब उसका फायदा अगर कंपेयर करने जाएं तो ज्यादा हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। वो रिसर्च पे कुछ पता नहीं है, लेकिन ज्यादातर स्काल्प वेन को रक्तमोक्षण जो है वो प्रेफर किया जाता है वैद्यों से प्रैक्टिस। थैंक यू सर। हाँ, उसमें जो है स्काल्प वेन थ्रू जो रक्तमोक्षण होता है उसमें जो दोष बिगड़े हुए हैं वो तो मतलब दुष्ट जो रक्त है वो पहले पहले निकल जाता है, और फिर जब शुद्ध रक्त आने लगता है तब हमें रुकना है, ये हमें हम तय कर सकते हैं। और जो है अगर 60 सीसी के ऊपर मात्रा जा रही है तो जनरली नहीं गलानी है, तो वो भी देखना है साइड बाय साइड। वो मात्रा भी हमें देखनी है और वो शुद्ध रक्त आ रहा है क्या नहीं वो भी देखना है। अगर 60 सीसी से पहले आपको लगे कि अभी शुद्ध रक्त आने लगा है तो भी आप रक्तमोक्षण जो है वो स्टॉप कर सकते हैं। वो ब्लड के ज्यादातर कलर से ही हम जज करते हैं, और फिर जो है उसका जो पंचभौतिक तत्व है उसमें मतलब उसमें घनापन कितना है या चिकनापन कितना है वो सब चीजें, या फ्रॉथिंग कितना है जैसा कुछ है क्या, वो सब देखा जाता है। वो तार कितनी देर में पकड़ता है वो देखा जाता है। ओके सर, थैंक यू सर।
अगर आप तो सवाल पूछना है किसी को, और अगर आपको पॉसिबल है आपका वीडियो भी ऑन करना, तो वो भी ऑन कर सकते हैं सवाल पूछते वक्त और आंसर सुनते वक्त तक, और तब का आप मतलब स्नैपशॉट भी निकाल सकते हैं अगर आपको चाहिए। पूछिए, और कुछ सवाल है तो। लाइव ब्लड जैसा होना चाहिए Q&A सेशन। जिनको चैट बॉक्स में डालना है, चैट बॉक्स में सवाल भी डाल सकते हैं। हाँ, और एक अगला सवाल नहीं आता तब तक मैं एक केस के बारे में बताता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास ऐसा था कि उनको ब्लड प्रेशर जो है, उनका ब्लड प्रेशर अक्सर डॉक्टर के पास जाने पे बढ़ता था। मतलब उन्होंने ये पहले मुझे बताया नहीं था, लेकिन मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज या आंखों में देख के पता चला कि वो डर रहे शायद ब्लड प्रेशर देखते वक्त, और उनका बीपी हाई आ रहा था। तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने बताया मुझे कि हाँ, मेरा अक्सर ऐसा होता है, डॉक्टर के पास जाने के बाद बढ़ने से व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो ऐसे जो पेशेंट हैं उन्हें ज्यादा हमें मेडिसिन पे डिपेंड रखने की जरूरत नहीं रहती है। वो काउंसलिंग से भी उनको, खाली काउंसलिंग से, मतलब ये जो अद्रव्य चिकित्सा है उससे ही उनको फर्क गिरता है। और अगर जरूरत गिरेगी तो मानस पे काम करने वाली जो कुछ मेडिसिन है, जटामांसी वगैरह, ऐसे कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। साक्षात सर्पगंधा वगैरह ऐसे जो मेडिसिन है वो कुछ यूज करने की जरूरत नहीं। सर। हाँ बोला, हिंदी में हाँ बोलिए। हाँ, जिनके बहुत सालों से बीपी टैबलेट्स शुरू रहेंगे, तो उनके टैबलेट अपन बंद, मतलब बहुत दिन के बाद मेडिसिन देने के बाद बंद कर सकते हैं क्या? हाँ हो सकता एक्चुअली, है ऐसे? हाँ हो सकता है, मेरे काफी सारे पेशेंट्स में ऐसा हुआ है। तो एक्चुअली क्या करना होता है कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनमें अगर टूडिको में चेंजेस है, कार्डियो मेगाली है, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, ऐसे कुछ पेशेंट्स रहेंगे, तो उनका जो बीपी है वो कम करने के लिए थोड़ा टाइम ले सकता है, टेपर करके मेडिसिन बंद होने के लिए। उनमें ज्यादा घाई घाई में, हरी में हमें मेडिसिन टेपरिंग का नहीं सोचना चाहिए। ये सब बॉडी सिग्नल पे डिपेंड रहता है, मेडिसिन कब टेपर करना है ये। फिर जो मेडिसिन जो है, ज्यादातर हमें लगता है कि मैं भी काफी सालों तक ये डर में या ये इसमें था कि हाइपरटेंशन की दवा या फिर डायबिटीज की दवा या कोलेस्ट्रॉल की दवा या एंटीकोगुलेंट्स की दवा, ऐसे ये जो है वो बंद नहीं कर सकते हैं या रिस्क होती है वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा कायम दिमाग में एक मेरा कीड़ा था कि नहीं, ये मेडिसिन कम होके बंद होना चाहिए। अगर आयुर्वेद उसका सोल्यूशन नहीं दे रहा है या तो कुछ फायदा नहीं है, और आयुर्वेद दे सकता है सोल्यूशन, ये भी अंदर से मुझे पता था।
तो काफी साल में ये स्ट्रगल में मतलब स्ट्रगल नहीं, ये जर्नी में था कि ये कैसे करूँ कैसे करूँ। तो उसमें से आगे आगे जाते वक्त जैसे प्रैक्टिस बढ़ते लगी, परफेक्शन आने लगा डायग्नोसिस में, फिर मेडिसिन ड्रग सिलेक्शन में, तो उससे फिर ये चीजें सॉल्व होने लगी। और फिर आगे जाके फिर थोड़ी डेयरिंग लेवल भी बढ़ती है। फिर हम पेशेंट का जैसा फेथ अपने ऊपर ज्यादा रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स भी हमें अगर मिलते हैं तो हमें उन पेशेंट्स में ये जो है ऐसे रिजल्ट देना या टेपर करना या बंद करना, ये जो चीजें हैं इनमें आसानी होती है। नहीं तो जो पेशेंट डरते हैं और जो पेशेंट अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए लेने में रेगुलर नहीं है, नियमित नहीं है, और जो इररिस्पॉन्सिबल है, उन पेशेंट्स में मेडिसिन कम करके बंद करना वगैरह ये झमेले में नहीं गिरना। और अगर आपको पॉसिबल हो तो एक्चुअली मेडिसिन पेपर करके बंद करने के लिए अगर पहले कंसेंट फॉर्म अगर फिल करके लेंगे तो आप सेफ हो जाएंगे, तो आप अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो फियर फैक्टर रहता है मेडिको लीगल वाला, इस वजह से बहुत सारी बीमारियों में हमारी इच्छा रह के भी हम जो आमूलाग्र या न भूतो न भविष्यति ऐसा कार्य नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम इस तरीके से मार्ग निकाल सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, अगर कोई एलोपैथी डॉक्टर हो जो ये मेडिसिन टेपर और बंद करने में अच्छी भूमिका निभा सकता है आपकी पहचान का, तो ऐसे डॉक्टर के पास अगर आपको मुमकिन है तो उनके पास उनका फॉलो शुरू रखेंगे और आपकी भी दवा शुरू रखेंगे, तो ये काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। और एक्चुअली ये जो आहार, दिनचर्या और व्यायाम, ये भी चीजें मायने रखती है। पेशेंट अगर सिर्फ दवा पे अगर सोचेगा सब कम करना है तो ये बहुत हर पेशेंट में या बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है। अगर पेशेंट हम लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट भी अगर अच्छी तरह से करेंगे तो जल्दी फर्क मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ योगासन करेगा पेशेंट या फिर डाइट में कुछ आमूलाग्र बदल हम के घर का जो किराना भरते हैं उसमें अगर हम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 साल पुराना धान्य को अगर पॉसिबल है तो, ऑर्गेनिक फूड अगर पॉसिबल है तो, ऑर्गेनिक होना चाहिए, ऑर्गेनिक बोल के जो वेजिटेबल्स हैं, फिर ऑयल जो है वो वुडन प्रेस्ड ऑयल यूज करेंगे तो उससे काफी फर्क गिरता है। शक्कर जो है वो भी चेंज करनी है, गुड़ का इस्तेमाल कम करना है और वो भी चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल खड़ी शक्कर बड़ी वाली लेके उसका पाउडर करके वो शक्कर के अलावा यूज करनी, जो केमिकल वाली सल्फर वाली शुगर रहती है उसको रिप्लेस करना है। फिर सादा जो नमक रहता है उसको रिप्लेस करना है नमक के साथ। ऐसे कुछ चेंजेस हैं जो मेजर चेंजेस है वो किराना में, वो अगर करेंगे, लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे तो जल्दी फर्क मिलता है। अभी सर आप जो बोले शक्कर, तो शक्कर में रोज की शक्कर में भी खड़ी शक्कर यूज करनी है क्या? अच्छा। और आगे का क्वेश्चन ऐसे था कि आजकल अपने को कम एज के लोगों में भी बीपी दिख रहा है, और तो अपन ऐसे कैटेगरी कर सकते हैं कि कम एज के, मिडिल एज के और आगे के एज के जो बीपी पेशेंट हैं, तो और जिनकी अभी जस्ट शुरू हुई है दवाई, और जिनकी सपोज 6 महीने की शुरू हुई है, जिनकी 4 सालों से शुरू हुई है, तो ऐसे कैटेगरी में अपने को दवाइयों की भी ऐसे कुछ कैटेगरी बनानी पड़ेगी, और फिर हर एक की रेंज अलग, मतलब कितने दिन में इनका बीपी कम होता है और कितने दिन में अपने को ये टेपर ऑफ कर सकते हैं अपन दवाई, ऐसे कुछ हो करना? हाँ, ये एक्चुअली एज वाइज पेशेंट टू पेशेंट ये डिफर रहेगा, क्योंकि पुरुषम पुरुषम विक्षम, लेकिन
जब जिनका जो ब्लड प्रेशर है वो अभी अभी डायग्नोज हो चुका है और मेडिसिन उनको लेने के लिए बताई गई है लेकिन उन्होंने शुरू नहीं की है, ऐसी कंडीशन है, वो बहुत जल्दी रिकवर होते हैं, उनको एलोपैथी मेडिसिन की एंटी हाइपरटेंसिव की जरूरत भी नहीं गिरती है। ऐसे मैंने प्रैक्टिस में देखा है बहुत पेशेंट्स में। और जिनमें शुरू करके कुछ ही दिन हुए हैं या कुछ महीने हुए, 3 महीने जैसा आपने बताया, तो वो केस में भी मेडिसिन टेपर होके बंद होना ये आसानी से होता है। फिर जिनका ज्यादा सालों से है, जैसे आप बोल रहे 4-5 साल या उससे ज्यादा सालों से है, तो उनको टेपर करके बंद करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है। और उनमें भी जो पेशेंट सब फॉलो करेंगे अच्छी तरह से डाइट, लाइफस्टाइल, और अगर अपना डायग्नोसिस और मेडिसिन का सिलेक्शन परफेक्ट रहेगा तो उनमें भी अच्छा खासा स्पीड जो है वो टेपरिंग और स्टॉपिंग के लिए आ सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा पीरियड लगेगा उनमें, न्यूली डायग्नोस केसेस से कंपेयर करेंगे। जितना आप डाटा मेंटेन करेंगे अच्छी तरह से तो उतना ये आगे जाके ना ये सब चीजें जो आप बोल रहे हैं उसमें ज्यादा प्रकाश गिर सकता है, किन पेशेंट में कैसा सिनेरियो हो रहा है क्या। लेकिन जैसे मैंने कहा मैंने तो कुछ कल एक केस बताऊंगा मैं, अच्छी केस है, बहुत सिंपल मेडिसिन यूज किए थे कुछ और मैं ज्यादातर प्रैक्टिस में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन डिराइव करता हूँ। वो पेशेंट के लिए कौन से वनस्पति द्रव्य उपयोगी होंगे वो गैदर करके उनका कॉम्बिनेशन क्रिएट करता हूँ। ये प्रैक्टिस से आया हुआ है, इसकी कुछ मेथोडोलॉजी कुछ डेवलप नहीं हुई है कैसा करना चाहिए, ये प्रैक्टिस से आता है और थोड़े कुछ इंट्यूशन भी बोल सकते हैं, ये सब चीजों का उसमें रोल रहता है। तो बहुत सारी सादे सादे वनस्पति द्रव्य रहते हैं, उनसे ही काफी सारे पेशेंट ट्रीट होते हैं, ऐसा देखा गया है। वो केस आपको मैं कल बताऊंगा जिनका हाइपरटेंशन, एक्यूट हाइपरटेंशन ऐसा डायग्नोसिस हुआ था और क्रिएटिनिन बॉर्डर लाइन को था और यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ था, यंग एज के पेशेंट थे, उनके बारे में कल गाइडेंस करूंगा। ठीक है। तो हाँ बोलिए। हाँ सर, हाँ ये जानना था कि वात कफज या वात पित्तज या पित्त वात जैसे लक्षण ऐसे कैसे कंफर्म करना है कि कौन सा दोष इन्वॉल्व है इसमें रक्तदाब में। हाँ अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या है, रक्तदाब में ही कौन सा इन्वॉल्व है ऐसा भी सोचने से अच्छा है कि एकंद मतलब ओवरऑल पेशेंट, हाँ पेशेंट की प्रकृति या ओवरऑल पेशेंट को जो बीमारियां हो रही हैं वो कौन से नेचर वाली हो रही है, ये भी अगर हमें पता चले तो हमें वो पेशेंट का एक आइडिया आ जाता है कि ये किस तरफ जा रहा है। मैं क्या करता हूँ प्रैक्टिस में, जो मैं कंसल्टिंग लेता हूँ तो केस टेकिंग, जब मैं सिम्टम्स लिखता हूँ तो सिम्टम्स सब लिख, मतलब पूरा जब केस टेकिंग कंप्लीट होता है तो वापस एक बार केस में देखता हूँ स्टार्ट टू एंड, और मैं जो लक्षण रहते हैं वो लक्षण के सामने दोष लिखता हूँ, के लिख के राउंड करता हूँ, ई लिख के राउंड करता हूँ, वी लिख के राउंड करता हूँ, ए लिख के राउंड करता हूँ, ए फॉर आर्म, एम लिख के राउंड करता हूँ, एम फॉर मेल, वीपी के तो आपको पता है,
तो ऐसा करने के बाद एक पिक्चर क्लियर होते जाता है कि ये किस तरफ जा रही है। तो उसके हिसाब से फिर हम कल्पनिश्चिति वगैरह ये चीजें करते हैं और पेशेंट को एक बार रैपिड फायर जैसे कुछ सवाल भी हम पूछ सकते हैं। जनरली आपको हीट बढ़ने जैसे कुछ बीमारियां होती है क्या, मतलब गले में जलन होना या फिर गुदा में जलन होना, गुदभाग में जलन होना, या फिर बॉइल्स आना या बड़ी या पीटिकाएं आना, या पेशाब में जलन होना, ऐसी कुछ तकलीफ आपको होती है क्या, या गर्मी में कुछ आपको ज्यादा तकलीफें होना, या गर्मी में पसीना ज्यादा आना वगैरह, या कमोलिया ज्यादा आना, या गर्मी का ऋतु आपको सहन नहीं होता है, ऐसा कुछ है क्या। एक्चुअली वो असात्म्य के इसमें मेरे ये सवाल पूछे जाते हैं। आहार विहार में अगर आपको कुछ इसकी तकलीफ होती है तो वो बताइए, और कौन से सीजन में कुछ तकलीफ होती है तो वो, तो उससे भी काफी अंदाजा हमें आ जाता है कि कौन से तरीके से दोष इन्वॉल्व है और कौन से तरीके के कल्प हमें इस्तेमाल करने हैं। ओके ओके, थैंक यू। काफी अच्छा सवाल। थैंक यू सर। ठीक है, अभी क्लोज करें, कुछ सवाल रहेंगे